बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब बच्चों, इसको करना क्यों आवश्यक है ये अपन देख लेते हैं। क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम लगभग नज़दीक है, तो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों, आप ये देखिए कि लास्ट जो प्रीवियस ईयर्स हैं 25 में भी ये पूछा गया है, 2025 में 24 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है और 22 में भी पूछा गया है। मतलब क्लास 10th में ये पिछले 4 वर्षों से लगातार एग्जाम्पल इसके पूछे जा रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के। बच्चों, ट्वेल्थ में 25 में भी आया, 24 में भी आया, 23 में भी आया और 22 में तो इसके 2 एग्जाम्पल आए। कहने का अभिप्राय ये है बच्चों कि 10th में और 12th में मतलब बोर्ड कक्षाओं में लगातार ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझ लेंगे और आपके यदि टेंस आते हैं तो ये बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बच्चों, यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप मेरा टेंस का वीडियो भी देख लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी टेंस को समझने में। और बच्चों, एक बात और जो आपसे मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं हम इसको समझना। तो बच्चों, सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या है। तो एक्टिव वॉइस को बच्चों कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य एक्टिव वॉइस वह है जिसमें कर्ता क्रिया को सीधे करता है, मतलब सब्जेक्ट किसी वर्ब को सीधे करता है, ठीक ना। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, ठीक है। तो बच्चों, अब इसको इंग्लिश में भी लिखा है, द एक्टिव वॉइस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर इन विच द सब्जेक्ट डायरेक्टली डज द एक्शन। मतलब इसमें वही बात लिखी है कि एक्टिव वॉइस वह वाक्य संरचना है जिसमें कर्ता किसी क्रिया को सीधे करता है। इन सच सेंटेंसेस, इस तरह के वाक्यों में, द सब्जेक्ट इज द मेन वन, सब्जेक्ट मुख्य होता है। अब बच्चों, अपन ये समझ लेते हैं कि आखिर सब्जेक्ट कैसे मुख्य होता है। एक ये एग्जाम्पल है, रमा गाना गाती है। तो यहाँ पर गाना गाने का काम सीधे रमा कर रही है, ठीक है ना। यदि रमा नहीं होगा ना तो इसका अर्थ अपन को समझ में नहीं आए। गाना गाती है, गाना गाती है, ठीक है ना। तो रमा सीधे गाना गाना गाने का काम कर रही है, इसलिए एक्टिव वॉइस है। इंग्लिश में देखें बच्चों, रमा सिंग्स अ सॉन्ग। द सिंगिंग इज द डायरेक्ट एक्शन ऑफ रमा। सिंगिंग रमा का डायरेक्ट एक्शन है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल है, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलने का काम सीधे विराट कोहली कर रहा है, ठीक है ना। तो विराट कोहली प्लेस क्रिकेट, इंग्लिश में भी लिखा है, प्लेइंग क्रिकेट इज द डायरेक्ट एक्शन ऑफ विराट कोहली, ठीक है ना। मतलब ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट यदि अपन हटा देंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये अब बात हो गई एक्टिव वॉइस की, मतलब कर्तवाच्य की। अब पैसिव वॉइस हम देखते हैं। पैसिव वॉइस है कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस वह है जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। अभी एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट सीधे क्रिया कर रहा था, बट इसमें क्रिया का कर्म, क्रिया जो कर रही है ना, कर्म उसका मेन चीज है। कर्म को प्रधान बनाया जाता है और कर्ता कम महत्वपूर्ण होता है या पूरी तरह से अनुपस्थित भी हो सकता है। इस पैसिव वॉइस में क्या होता है बच्चों कि इसमें कर्म महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। और जो कर्ता है ना, या तो वो कम महत्व का होता है या फिर अनुपस्थित होता है, होता ही नहीं है। अब इंग्लिश में भी लिखा है, ये देखिए, इन पैसिव वॉइस द एक्शन डायरेक्टली अफेक्ट्स द सब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट। जो एक्शन है ना वो ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है। द ऑब्जेक्ट इज द मेन वन, ऑब्जेक्ट इसमें मुख्य रहता है। एंड द सब्जेक्ट इज आइदर अनइम्पॉर्टेंट और मे बी एब्सेंट। और सब्जेक्ट इसमें या तो कम महत्व का रहता है या फिर वो रहता ही नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। गाना रमा के द्वारा गाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम ये कहेंगे गाना गाया जाता है, तब भी आपको वाक्य का सेंस समझ में आ जाएगा। रमा के द्वारा कहना उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ मुख्य ध्यान गाना पर है कि गाना गा कौन रहा है, गाना गाया जा रहा है या नहीं, ठीक है। अब इसको इंग्लिश अपन देखें बच्चों, अ सॉन्ग इज संग बाय रमा। गाना रमा के द्वारा गाया जाता है। द मेन फोकस हियर इज ऑन द सॉन्ग। ये वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेन फोकस सॉन्ग पर है, गाना पर है। क्रिकेट विराट कोहली द्वारा खेला जाता है।
तो ये जो क्रिकेट खेला जाता है यही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लग रही है। यहाँ पर विराट कोहली उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। तो क्रिकेट विराट कोहली द्वारा खेला जाता है। यहाँ मुख्य ध्यान क्रिकेट पर है, ठीक है ना। क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट कोहली। द मेन फोकस हियर इज ऑन क्रिकेट। मेन फोकस क्रिकेट पर है। चाय बना ली गई है। अब एक और एग्जांपल देखिए, चाय बना ली गई है, यहाँ कर्ता अनुपस्थित है, मुख्य ध्यान चाय पर है। तो बच्चों ये सेंटेंस तो आप जानते हैं, हर सुबह हम लोग जब घर में उठते हैं तो चाय बन गई क्या मम्मी, चाय बन गई क्या, चाय बन गई क्या, मम्मी भी कहती हैं चाय बन गई है। मतलब हम ये नहीं कहते कि मम्मी आपने चाय बना ली है क्या, या दीदी ने चाय बना दी क्या, या भैया ने चाय बना दी है क्या। हम डायरेक्ट यही बोलते हैं चाय बन बन गई है क्या। तो चाय बना ली है, यहाँ कर्ता अनुपस्थित है और मुख्य ध्यान चाय पर है। तो द टी हैज़ बीन मेड, चाय बना ली गई है। द सब्जेक्ट इज एब्सेंट इन द मेन फोकस इज ऑन टी, और मुख्य फोकस टी पर है। तो बच्चों कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं और वहाँ सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब अब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के आगे की प्रोसेस की। तो बच्चों जो टेंस हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, आप टेंस जानते हैं 12 होते हैं टेंस, ठीक है। तो जो टेंस होते हैं वो उसमें कर्ता प्रधान रहता है। हम सब ने देखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाया, या सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जो बनाया उसमें सभी में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों जो हमारे जो टेंस होते हैं ना वही एक्टिव वॉइस होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस मतलब जो हमारे टेंस जो हमने पढ़े थे वो, तो एक्टिव वॉइस 12 होती हैं, आपको पता ही है, जिन्हें हम टेंस कहते हैं। और पैसिव वॉइस 8 होते हैं बच्चों, पैसिव वॉइस 8 होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब 12 एक्टिव होते हैं तो पैसिव 8 क्यों होते हैं, या ऐसे कितने एक्टिव वॉइस हैं जिनके पैसिव हम नहीं बनाते हैं। तो वो मैं बच्चों आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मतलब बच्चों जो 3 टेंस है ना अपने, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तीनों के वो नहीं बनते हैं, और एक फ्यूचर का कंटिन्यूस ऐसा रहता है जिसके हम पैसिव नहीं बनाते, बनाते हैं बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपन इन 8 को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों कौन कौन से टेंस के पैसिव्स नहीं बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो ये 12 जो हमारे एक्टिव थे उसमें से 4 एक्टिव गए तो 8 बचे, तो ये हमारे 8 पैसिव होते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स निम्नानुसार। अच्छा इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे हम, ये वाली बात हम ले लेते हैं सबसे पहले। पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। एक ये बिल्कुल बेसिक रूल है कि जो 8 हमारे पैसिव वॉइस बनेंगे उसमें मैन वर्ब जो है ना वो उसकी थर्ड फॉर्म ही लगेगी। बच्चों एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मैन वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स लगती हैं, है ना, आपको पता ही है। जैसे किसी में आईएनजी लगती है, किसी में थर्ड फॉर्म लगती है, किसी में सेकंड फॉर्म लगती है, किसी में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ वो नहीं है रूल। यहाँ पर क्या है कि मैन वर्ब कोई सा भी पैसिव आप बनाएंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। तो अब मैन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगेगी तो फिर क्या चेंज होगा जिससे कि हमारा पैसिव वॉइस अलग अलग टेंसों में डिफ्रेंशिएट होगा। तो वो है कि हेल्पिंग वर्ब्स बदलती हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स निम्नानुसार बदलती हैं। तो बच्चों आपको केवल अब हेल्पिंग वर्ब्स ही बदलना है, मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑलरेडी लगी हुई रहेगी पैसिव में, या आप लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसको हेल्पिंग वर्ब्स बदलने का जो मेन फॉर्मूला है बच्चों वो मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बच्चों एक्टिव वॉइस में यदि इंडेफिनिट में आपका टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ठीक है ना, तो हम उसके अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगला टेंस इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस होता है। मतलब इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे, और परफेक्ट है तो उसके अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है ना। मतलब इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, और परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की, ठीक है ना। वो बहुत आसानी से आपको समझ में जाएगा बच्चों। और यदि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में ही रहेगा।
दोनों के बच्चों तीसरा कंटिन्यूस मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस का तो बनता नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में ही रहेगा, मतलब एक्टिव वॉइस यदि कंटिन्यूस टेंस में है तो पैसिव में वो कंटिन्यूस में ही रहेगा, बट साथ में बीइंग लग जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैंने पहले ही बता दिया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, ठीक है ना। तो इनको ये बहुत अच्छा रूल है कि इंडेफिनिट का कंटिन्यूस में हो जाता है, परफेक्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाता है, और कंटिन्यूस का रहता है तो कंटिन्यूस में ही रहता है, साथ में बीइंग लग जाता है। मतलब कंटिन्यूस बनाने के लिए बच्चों आईएनजी बहुत मस्त होता है, तो यहाँ आईएनजी हम अलग से लगा देते हैं, मैन वर्ब में नहीं लगाते, और जिसको बीइंग कहते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों मैंने इसको क्या किया है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से भी टेबल बनाई है। मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स जो है ना वो एक्टिव वॉइस की भी लगा दी हैं, ताकि आपको एक्टिव वॉइस भी रिवीजन हो जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि वर्ब के साथ एस ई एस लगता है, या फिर वर्ब फर्स्ट लगती है, या फिर डू डस लगता है ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स लगानी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बच्चों आप जानते हैं इज आर एम लगता है, तो आप इज आर एम लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, जिसमें इज आर एम और वर्ब थर्ड लग गया। अब बच्चों यदि कंटिन्यूस में ही है ना, तो जैसे हमने ऊपर बताया था कंटिन्यूस में तो कंटिन्यूस में ही रहेगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पैसिव भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स का यूज उसमें होगा। वो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स बच्चों एक्टिव वॉइस में होती है इज आर एम, और साथ में हम वर्ब प्लस आई एन जी लगाते हैं। तो जब हम पैसिव उसका बनाएंगे तो हम इज आर एम ही रहने देंगे, साथ में हम क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे, ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। आ रहे हैं ना बच्चों समझ में। मतलब कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, उसमें साथ में बीइंग लग जाएगा बस। और बच्चों परफेक्ट में है, यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट जानते हैं हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड रहती है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब उसके अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स लग जाएंगी, वो होती हैं हैज़ बीन और हैव बीन, ये लग जाएंगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी रहेगी। आ रहे हैं ना बच्चों समझ में, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रेजेंट का हम पैसिव बनाएंगे। अब बच्चों पास्ट का देख लेते हैं। पास्ट में क्या है कि आप जानते हैं या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी रहती है सिंपल सेंटेंसेस में, या इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड लगा रहता है, ठीक है ना। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो हम बच्चों बाज वर हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, और जिसमें वर्ब थर्ड का ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि सारे पैसिव्स में वर्ब थर्ड का यूज़ हो रहा है। तो अब इसमें फिर इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस में आप जानते हैं कि वॉज वर लगता है, वर्ब प्लस आई एन जी लगती है एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ वॉज वर ही रहेगा, और वर्ब के और फिर हम बीइंग लगा देंगे, ठीक ना, पैसिव वॉइस में बीइंग लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी रहेगी। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगता है हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम इसको बदलेंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हम लगाएंगे, वो है हैड बीन लगाएंगे, मतलब हेड लगा था तो हम हैड बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। बच्चों एक एक बार और यदि आप इसको वीडियो को अच्छे से देख लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फ्यूचर टेंस में बच्चों आप जानते हैं दो के ही बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट बच्चों आप जानते हैं कि इसमें शैल और विल लगता है, शैल और विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस की टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे, बहुत ही बच्चों शैल बी और विल बी, ठीक है। तो शैल बी और विल बी का हम यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है, तो हमने सीधा फिर क्या लिया है, फिर परफेक्ट लिया है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं शैल हैव और विल हैव रहता है, ये हेल्पिंग वर्ब्स रहती हैं, शैल हैव विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे बच्चों। तो वो क्या होती है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, तो हम बीन लगा देंगे बच्चों इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें रहेगी, है ना। तो इस तरह से हम फॉर्म्स का यूज़ करते हैं बच्चों, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना
तो ये वाला जो मेन है ना, यदि आप ये लर्न कर लेते हैं, इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस और परफेक्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस प्लस बीइंग, तो बीन बीइंग तो बीन तो आपको सॉरी बीइंग, तो आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब अब रूल्स हैं कुछ, रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं। तो बच्चों एक रूल तो आपको स्पष्ट हो गया कि मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलें, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज होता है बच्चों, यहाँ पर चेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट उसको बदलें। तो अब कैसे बदलेंगे वो देखिए बच्चों, मैंने पूरा कलरफुल बनाने की कोशिश की है, आप बिल्कुल भी कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है बच्चों। जो एक्टिव वॉइस आपका रहेगा, जैसे ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, इसका जो सब्जेक्ट है ना वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। और ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने नीचे ऑब्जेक्ट भी लिख दिया है, तो ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन जाता है बच्चों। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में सब्जेक्ट भी लिख दिया है, ठीक है। अपन नीचे और भी समझ लेंगे इसको। और एक और बात है, वो ये ध्यान रखने की है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले मुख्यतः हम वाई का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले वाई का यूज़ करते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चों, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने एक बार फिर लिख दिया ताकि आपको टेंस और रिवीजन होता जाए बच्चों। हमारा जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये फिर कभी कभी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती हैं तो सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब हो जाता है। अब ये यहाँ पर मैंने और डिटेल में भी लिख दी। अब ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था ना वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है और ये सब्जेक्ट बन जाता है, मैंने ब्रैकेट में सब्जेक्ट भी लिख दिया है। फिर हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी रहती है इसमें, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, फिर बाय लगाते हैं। बाय लगाने के बाद ये वाला जो सब्जेक्ट है ना वो यहाँ आ जाता है और वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और कभी कभी हम ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदल कर भी लिखते हैं, प्लस अदर वर्ड्स, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। बच्चों इसमें एक बात का ध्यान आपको ये भी रखना है कि कभी आपको पैसिव से एक्टिव करने को आ जाए, तब आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, मतलब पूरा रिवर्स हो जाता है और उसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। वो हम बाद में भी देख लेंगे बच्चों। अब आप यहाँ पर देखो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है मैंने, एक्टिव, ही राइट्स अ लेटर डेली। बच्चों यहाँ पर डेली मैंने इसलिए लिख दिया कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में आप ये देखते हैं कि वो लिखा रहता है केवल ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, या ही ड्रिंक्स वाटर या ही टेक्स टी, इस तरह से। तो हमको ये समझ में आता है कि यार आखिरी वाला पहले आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे यस्टरडे लिखा रहता है तो वो यस्टरडे को ही पहले ले आते हैं। तो वो इसलिए मैंने ये कहा कि इस तरह के एग्जाम्पल रखें ताकि आपको समझ में जाए बच्चों। ये जरूरी नहीं है कि लास्ट वाला ही पहले आएगा, मैन वर्ब के बाद जो रहता है ना ऑब्जेक्ट वो पहले आएगा, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ही राइट्स अ लेटर बच्चों, ये ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ही सब्जेक्ट है, राइट्स मैन वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। बस इतने का ही अभी अपन को काम करना है। तो हमने अब ये स्ट्रक्चर भी लिखा है, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट था, मैन वर्ब था, ऑब्जेक्ट था और अदर वर्ड्स थे। मैंने और डिटेल में भी लिख दिया इसको। अब जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम पैसिव में भाई आ लेटर ये पहले आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट था ना ये पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी। बच्चों यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे ये सिंगुलर होगा ना तो इज आएगा, यदि आ लेटर की बजाय लेटर्स होते तो फिर आर आता। मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्ट था ना वहाँ हमारा, वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, तो अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, ठीक है। तो आ लेटर इज आ गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट था ना तो राइट की रिटर्न आ गई। अब ये वाला जो बाय हिम,
यू रेड से मैंने यहाँ पर लिखा ही का ऑब्जेक्ट आ गया हिम, और उससे पहले बच्चों हमने यहाँ पर आपको बताया था कि बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से पहले, तो हमने ये बाय का यूज़ यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है ना। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, और डेली जो अदर वर्ड्स थे वो बाद में आएंगे। अब इसका आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट जो था ना, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये तो ये हमने सब्जेक्ट बना लिए, और सब्जेक्ट का मैंने एस भी मार्क किया कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग, फिर इसके बाद मैन वर्ब थर्ड हो गई, फिर बाय हो गई। अब बाय के बाद ये सब्जेक्ट आया, कौन सा सब्जेक्ट, ये वाला, ठीक है ना, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन चुका है प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है बच्चों, एक आध बार और आप देखेंगे ना वीडियो तो बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। अब बच्चों जो हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका आप ये देखिए कि कैसे कैसे चेंज होता है। मैं ही का हिम कैसे लिख रहा हूँ, ये जो मैंने ही का यहाँ पर हिम लिखा है ना, वो मैंने क्यों लिखा है, ये आप यहाँ ये जैसे ये ही था तो ये हिम क्यों लिखा है, और मैंने बाय ऑलरेडी लगा दिया है, बाय हिम क्यों लिखा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों ये जो सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बनेगा। तो ही का बाय हिम हो जाएगा, शी यदि होगा तो बाय हर हो जाएगा, इट होगा तो बाय इट हो जाएगा, और आई होगा तो बाय मी हो जाएगा, वी है तो बाय अस हो जाएगा, यू है तो बाय यू रहेगा, दे है तो बाय देम हो जाएगा, और हु है तो बाय हुम हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब बच्चों एक बात का और ध्यान रखना, यदि पैसिव से एक्टिव अपन बना रहे हैं, यदि अपन को बनाने में आया, तो बाय हिम जो ऑब्जेक्ट है ना वो फिर क्या बन जाएगा, वो आपका सब्जेक्ट ही बन जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इन टेंस को चेंज करने की। बच्चों एग्जाम्पल मैंने दिए हैं चेंज करने के लिए। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जिसमें कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। ही प्लेस क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, तो प्लेस था ना बच्चों, तो इज प्लेड हो जाएगा। सीधे आप ये समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन ही गया है, और ये सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया है, बाकी अदर वर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी समझ लेंगे ना, प्लेस को आप यदि पहचान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इज प्लेड हो जाएगा, है ना। सी इज प्लेइंग खो खो इन स्कूल, तो बच्चों ये खो खो जो ऑब्जेक्ट था ना उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया है, और इज तो इज ही रहा, क्योंकि कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस की रहती, साथ में बीइंग लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, और बाय शी था बच्चों तो शी का बाय हर हो गया, और इन स्कूल ज्यों का त्यों है। अब अगला देखिए थर्ड, दे हैव डन वर्क एट ऑफिस, दे हैव डन परफेक्ट टेंस है बच्चों, तो वर्क ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ दे हैव लिखा था, बट हमको यहाँ पर क्या करना है, वर्क है, तो वर्क सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे, तो वर्क हैज़ बीन, और परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय देम, ये दे का देम हो गया, वर्क हैज़ बीन डन बाय देम। अगला है पास्ट इंडेफिनिट का, आई प्लेड क्रिकेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है इसमें, और क्रिकेट आया है ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना लिया, और पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाई, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और ये आई का था तो बाय मी हो गया, सब्जेक्ट वहाँ पर ऑब्जेक्ट बाय मी हो गया। अगला है बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, तो यू वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये कंटिन्यूस का है, क्योंकि वाज लगा है और आईएनजी लगी, वर लगा है और आईएनजी लगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना क्रिकेट, वो पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट बन गया, फिर क्रिकेट सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे, और बच्चों ध्यान रखिएगा कंटिन्यूस की हेल्पिंग बस कंटिन्यूस में ही रहती हैं, प्लस बीइंग लग जाता है तो बीइंग लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, यू का बच्चों मैंने ऊपर भी बताया था यू का यू रहता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वही रहता है। अब नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, बी हैड प्लेड क्रिकेट, ओके, तो वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, और हैड का हैड बीन हो गया, ठीक है ना, अगले टेंस में लग गया, और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड थी यहाँ भी थी, और वी का हो गया बच्चों बाय अस, तो बी हैड प्लेड क्रिकेट का हो गया क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय अस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट बच्चों, फ्यूचर आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर शैल फ्यूचर बनाता है, तो ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट विल बी
फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स। विल बी प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय आई का मी हो गया, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। और नेक्स्ट है ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, लास्ट वाला है ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और प्लेड तो हम यहाँ से देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को लिया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई प्लेड, और बच्चों बाय लगाकर ही का हिम कर दिया। तो बच्चों आप जो इसको, यदि आपको टेंस बहुत अच्छे से आ रहे हैं तो आप केवल इतना भी लर्न कर लेंगे ना तो भी काम हो जाएगा आपका। प्लेज का इज प्लेड, इज प्लेइंग का इज बीइंग प्लेड, हैव डन का हैज़ बीन डन, प्लेड का वॉज प्लेड, वर प्लेइंग का वॉज बीइंग प्लेड, हैड प्लेड का हैड बीन प्लेड, शैल प्ले का विल बी प्लेड, विल हैव प्लेड का विल हैव बीन प्लेड। तो ताकि आपको पूरा स्ट्रक्चर एक बार में दिमाग में ध्यान में आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बच्चों, वो आपको याद करने रहेंगे और देखने रहेंगे। क्या है, वैसे तो हमने वाई लगाया था ऊपर सभी में बताएं, लेकिन कभी कभी अपवाद के रूप में वाई की जगह हम विद और टू का प्रयोग भी करते हैं। ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका ज्यों का त्यों आप समझ लीजिएगा। आई नो हिम, ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो बच्चों ये जब हम इसको बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये हिम का ही हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और इंडेफिनिट का है तो हमने कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाई और नो का नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अब बाय मी के बजाय ये बच्चों टू मी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये टू मी आएगा, इसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बल्कि चाहे तो। अब नेक्स्ट है वाटर फिल्स अ टैंक, तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आ टैंक, यहाँ हमने आ टैंक बना लिया क्योंकि इसमें चेंज हुआ नहीं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। और मैं हेल्पिंग वर्ब लगाई इज क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग रही। फिल्स की थर्ड फॉर्म हो गई फिल्ड। अब बाय वाटर के बजाय बच्चों विद वाटर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं बच्चों, इनको आप चाहें तो एज इट इज लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि क्या होता है, कभी कभी पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के निम्नलिखित सब्जेक्ट्स को आमतौर पर वाई लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। अभी हम ऊपर क्या कर रहे थे, सब में वाई लगाकर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं ऐसे हैं जिनको वाई लगाकर नहीं लिखा जाता क्योंकि वे सामान्य या स्पष्ट होते हैं और उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे पीपल मतलब लोग, समवन माने कोई, एवरीवन भी हर कोई, नो वन कोई नहीं, और पब्लिक जनता। तो यदि ये सब्जेक्ट्स आपके लगे हैं तो आपको बाय लगाकर इन सब्जेक्ट को बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही लिखें इनको, ठीक है ना। तो अब देखिए एक्टिव वॉइस है समवन स्टोल माय वॉच। तो बच्चों यहाँ समवन इसलिए लिखा है हमने क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस बगैर सब्जेक्ट के होता ही नहीं है, तो फिर हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट तो लाना पड़ता है। तो इसका अर्थ हुआ किसी ने मेरी घड़ी चुराई। तो अब इसमें जब हम इसका पैसिव करेंगे तो माई वॉच वॉज स्टोलन, मेरी घड़ी चोरी हो गई, ठीक है ना। तो इसमें वाई संबंध नहीं लिखते क्योंकि वो तो अब किसने चुराई ये तो पता नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से लर्न कर लें या फिर आप ये देख लें कि संबंध यदि होगा तो वाई लगाकर संबंध को नहीं लिखेंगे। अब अगला देखिए पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना, पूरे संसार में लोग पूरे संसार में इंग्लिश बोलते हैं। तो इसका जब हमने पैसिव बनाया तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में इंग्लिश बोली जाती है। अब लोगों के द्वारा ही बोली जाती है तो उसमें लोगों को मेंशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसमें बिल्कुल मत लिखिए बाय पीपल, ठीक है ना। ऐसे ही बाकी जो अदर सब्जेक्ट है ना वो भी आप बिल्कुल मत लगाइए बच्चों, है ना, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसमें बच्चों दे और वी का भी हम यूज़ करते हैं 6th और 7th नंबर पर, बट मैंने यहाँ पर उनको मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। यदि कोई आपसे बात करे तो आप बोल दीजिएगा कि हाँ वी और दे भी ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं लगाते हैं, बट मैंने केवल 5 ही मेंशन किए। अब बच्चों एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, टू ऑब्जेक्ट्स वाले एक्टिव वॉइस होते हैं, ठीक है ना, जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किसको सब्जेक्ट बनाएं, ठीक है ना, या किसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएं। तो अब मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट्स हों तो मेन वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएं। ये बिल्कुल क्लियर है।
कि जो मैन वर्ब के बाद लिखा है ना उसी को ही आप सब्जेक्ट बनाएं, उसके बाद जो लिखा है उसको ना बनाएं। हालांकि दोनों से ही बनाना सही है, दोनों से ही आपसे बन जाएंगे और दोनों ही करेक्ट होते हैं, लेकिन हमको इजी जो पड़ेगा ना वो मैन वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट ही इजी पड़ेगा, तो हम वही बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हालांकि बाद वाले ऑब्जेक्ट को भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ये तो मैंने बोल ही दिया था। अब आप देखिए एक्टिव वॉइस, द टीचर गैव अस अ बुक, इसमें द टीचर सब्जेक्ट है, गैव मैन वर्ब है। अब इसमें अस भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है, तो हमको सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है ना, मतलब मैन वर्ब के बाद वाला, उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बच्चों जो मैंने टेबल बताई थी ना कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो अस का ऑब्जेक्ट होगा वी, मतलब अस का सब्जेक्ट होगा वी। तो बच्चों हम वी बनाए यहाँ पर, है ना, वी, और ये पास्ट इंडेफिनिट का था तो वर आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, और बचा अ बुक बाय द टीचर। तो बी वर गिवन अ बुक, बी वर गिवन अ बुक। अब यहाँ पर ये अदर वर्ड नहीं है बच्चों, ये मत समझिए कि एक अदर वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट ही है, दो ऑब्जेक्ट है तो ये पहले जाएगा। वी वर गिवन अ बुक बाय द टीचर, ठीक है ना, ये हमने बना दिया। अब अगला है माई ब्रदर टोल्ड मी अ स्टोरी, तो ये मी है ना फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैन वर्ब के बाद यही है, तो मी को हम बनाएंगे तो आई आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का तो वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड अ स्टोरी बाय माय ब्रदर, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय माय ब्रदर। बच्चों आप ये जरूर सोचिएगा कि ये अदर वर्ड नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है ना, सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब एक और लास्ट वाला हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, दे ऑफर्ड हिम अ जॉब, तो ही वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय देम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये डबल ऑब्जेक्ट्स वाले भी मैंने बता दिए आपको, लगभग मैंने जो एग्ज़ाम के यूज़ उपयोगी थे वो सभी सेंटेंसेस बताने की कोशिश की है, और रिमेनिंग यदि कुछ और रहेगा ना बच्चों तो एग्ज़ाम्स के पहले भी मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, तो इनमें और भी यदि कहीं कुछ स्लिप्स हो गई होंगी तो उनको ज़रूर कवर करूंगा। अब बच्चों हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमारे 10th और 12th में एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो आप देख लीजिए किस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये है राम किल्ड रावण, पास्ट इंडेफिनिट का था, तो आप जानते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। अब हम ज़्यादा नहीं इसको रूल के विषय में सब बात कर रहे हैं, सीधे आपको मैं आंसर बताता जा रहा हूँ। रावण वॉज किल्ड बाय राम, ही नोज मी, यह भी बताया था, ही नोज मी, आई एम नॉन टू हिम, ठीक है ना। ये 24 में आया था बच्चों, ये 25 में आया था। अब 23 में आया है, राम राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय राम, 23 में। बच्चों 22 में जो आया था, सी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, तो अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर, ये 22 में। बच्चों ये 10th में आए थे। अब 12th में देखिए, 12th में समवन इज कॉलिंग माई नेम, तो माई नेम इज बीइंग कॉल्ड, बच्चों यहाँ पर वाई समवन हमने नहीं लिखा है, ठीक है ना, ये नहीं आएगा, ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में लास्ट ईयर ही आए थे 25 में, कुछ बच्चों ने बच्चों लिख भी दिया था तो उसको उनको मार्क्स नहीं दिए गए थे, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, तो अब ये दो ऑब्जेक्ट वाला है, तो हमने क्या किया, आई वॉज सेंट अ लेटर बाय माई फ्रेंड, ठीक है, इसको बना लिया। 24 में आया था, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी, तो ये अस का हो गया वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, ठीक है ना, 23 में आया था। अब 22 में आया था, दे आर फ्लाइंग काइट्स, काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय देम, और एक ये ऑप्शन में भी आया था बच्चों, ऑप्शन में और भी आए थे वो शायद यहाँ स्लिप हो गए हैं, तो और भी ऑप्शन में भी आ सकते हैं, उनको भी देखिए। मैंगोज आर बीइंग, अब ये बीइंग ऑब्जेक्टिव टाइप्स में बीइंग के बाद बीइंग लगा हुआ है बच्चों, आप ये पहचानिए कि ये तो कंटिन्यूस में लगता, कंटिन्यूस मतलब पैसिव वॉइस के कंटिन्यूस में लगता है बीइंग, तो ये आर बीइंग, मैंगोज आर बीइंग, तो बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये तो पैसिव बन रहा है, यस थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा पूरा पैसिव वॉइस का, मुझे जहाँ तक लग रहा था जो जो बताने चाहिए थे बच्चों मैंने सारे बता दिए। आप एक बार इसको ज़रूर अच्छे से देख लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, और टेंस का मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, मैंने बहुत कोशिश की है कि उससे आपको टेंस समझ में आ जाए। और एक लास्ट में जाते जाते एक बात, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करिए और बच्चों चैनल को यस सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय।